नमस्कार दोस्तों। तो इजराइल और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अब ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। अब मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ कि वो ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, बिकॉज अगर आप जो स्टेटमेंट्स आए हैं उनको एकदम गौर से एनालाइज करो और सिचुएशन को, थोड़ी वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स की सिचुएशन को थोड़ा सा देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, अब ये वॉर एंड होने वाला है। देखो, जो बाइडेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ख़त्म होने वाला ऑलमोस्ट, और ख़त्म होते होते हर कोई अपनी लास्ट बॉल पे छक्का मार के जाना चाहता है। उनका भी यही है कि इस इशू को ख़त्म करा के ही जाएं, क्योंकि रशिया यूक्रेन का वॉर वैसे भी उनसे सॉल्व नहीं हो रहा। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ में ये है कि अगर आप स्टेटमेंट्स इनके देखो, अभी मैं आपको आगे सारे स्टेटमेंट दिखाऊंगा। ईरान का जो स्टेटमेंट है, अयतुल्ला अली खमेनी की जो हेल्थ है, मतलब उसमें इजराइल का जो स्टेटमेंट आया है, उसके बाद यूएस का जो इसमें स्टेटमेंट है, सबके स्टेटमेंट अगर आप एनालाइज करो तो आप भी यही कह पाओगे कि हाँ, ये वॉर एंड होने वाला है। बहुत लोग को ऐसा लग रहा होगा कि इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक करके एक नया फ्रंट खोल दिया है, डायरेक्ट अटैक किया है उसके ऊपर और ईरान तो उसका बदला लेगा। बट अगर आप ईरान का स्टेटमेंट देखो तो उन्होंने साफ कर दिया है कि वो ऐसा कोई बदला नहीं लेने वाले हैं। और इसके पीछे का कारण है, अगर आप उसकी इंटरनल पॉलिटिक्स को समझोगे तो आपको समझ में आएगा। देखो, सबसे पहला कारण तो यही है कि ईरान के जो फेस है, जो सुप्रीम लीडर है अयतुल्ला अली खमेनी, बताया जा रहा है, रिपोर्ट्स ये आ रही है कि ही इज़ सीरियसली इल और उनका अभी इलाज चल रहा है, ही इज़ एडमिटेड और ही इज़ नॉट इन अ पोजिशन टू टेक सो मच ऑफ स्ट्रेस। इस वजह से भी ईरान का जो आप ऑफिशियल स्टेटमेंट्स पिछले 3 दिन से लगातार देखोगे तो हर जगह पर उन्होंने एक बात कॉमन कही है हर स्टेटमेंट में, कि हम नहीं चाहते कि ये इशू एग्जैजरेट हो, ये इशू खींचे और इसका बहुत इम्पैक्ट पड़े, वेस्ट एशिया जो है उसमें वायलेंस हो, हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखो, पहले तो हमेशा से बयान कैसे आते थे कि हम बदला लेंगे, इसराइल को पे करना पड़ेगा, द ज़ायनिस्ट फोर्स विल एंड, और ये सब बड़े बड़े स्टेटमेंट्स आते थे। आज की डेट में वो स्टेटमेंट्स इतने ज़्यादा सॉफ्टन क्यों हो गए हैं? सॉफ्टन इसलिए हो गए हैं बिकॉज उनके जो सुप्रीम लीडर हैं, ही हैज़ फॉलन इल और ही इज़ नॉट इन अ पोजिशन टू टेक द कमांड। इस वजह से उन्होंने अपने पूरा जो स्टांस है उसको बहुत सॉफ्टन कर लिया है। उसके साथ में उनके जो एलाइज हैं उनका भी उस तरीके का सपोर्ट उनको नहीं मिल पा रहा, बिकॉज वो खुद ही अपनी वॉर में उलझे हुए हैं। ये 2 कारण मैंने आपको पहले भी बताए हुए थे। अब इसी चीज़ के ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या होने वाला है इस कॉन्फ्लिक्ट का। और अयतुल्ला अली खमेनी जो अगर इल हैं तो फिर आपको पता ही है कि ईरान के अंदर में एक डिबेट जो कि हमेशा खड़ी हो जाती है, वो ये होती है कि इनका सक्सेसर कौन होगा। बिकॉज ये काफ़ी लंबे समय से ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, 1989 के टाइम से ये ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। और उसके बाद आज जा करके जब इनकी तबीयत बहुत ख़राब है, जब भी इनकी तबीयत ख़राब होती है तो एक सक्सेसर की डिबेट शुरू हो जाती है। 2-3 नाम हमेशा आपको सामने दिखने लगते हैं, तो उसके ऊपर भी अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। अनअकैडमी टीम ने दिवाली के अवसर पर आपको एक बहुत बड़ा उपहार दिया है। आप इस व्हील को स्पिन कर सकते हो, इसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, और अगर आप इस व्हील को स्पिन करोगे तो आप इसमें बहुत ही एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स जीत सकते हो, जैसे आईफोन, मैकबुक, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, अनअकैडमी की मर्चेंडाइज, टी शर्ट्स वगैरह सब कुछ आप यहाँ पर जीत सकते हो। तो इसको जा करके आप ज़रूर से अटेम्प्ट करिए और उस पर जा करके आप इस व्हील को स्पिन करके एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं। इसको मैं आपको लास्ट में डिटेल में समझा दूंगा। वीडियो पर वापस आते हैं। अब अगर अयतुल्ला अली खमेनी यानी कि सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान ही इज़ सीरियसली इल, तो बात ये होती है कि उनका सक्सेसर बनेगा कौन। तो देखो, हमेशा से ना 2-3 नाम सामने आते थे। आज की डेट में सिर्फ एक नाम बचा है जो कि उनके बेटे हैं, जो कि उनके सेकंड सन है, जिनका नाम है मुश्तबा खमेनी। अब 2 नाम पहले कौन से आया करते थे? मुश्तबा खमेनी और इब्राहिम रईसी। इब्राहिम रईसी जो कि ईरान के प्रेसिडेंट थे, वही इब्राहिम रईसी जिनका अभी कुछ टाइम पहले हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गया था। और उसके बाद लगातार कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज दी गई कि मुश्तबा खमेनी और इब्राहिम रईसी ये दोनों सक्सेसर थे अयतुल्ला अली खमेनी के, और खमेनी खुद चाहते हैं कि मुश्तबा खमेनी जो है उनके बेटे, वो उनके सक्सेसर बने। इस वजह से इब्राहिम रईसी को मरवा दिया गया। ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज थी। हालांकि इसको बैक करने के लिए कोई प्रॉपर रीजनिंग या कोई भी ऐसे एविडेंस नहीं मिले, तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आर अगेन ओनली थ्योरीज। नाउ, मुश्तबा खमेनी के बारे में अगर देखा जाए तो ही लॉन्ग टाइम से ये ईरान की पॉलिटिक्स में, एक्टिव पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिव फेस रहा है। जो ईरान और इराक का वॉर हुआ था उसमें ही पार्टिसिपेटेड। उसके बाद जो महमूद अहमदीनेजाद को अगर आप जानते होंगे, जो प्रेसिडेंट थे, काफ़ी पॉपुलर प्रेसिडेंट थे ईरान के, तो उनको इलेक्ट करवाने में इनका बहुत बड़ा हाथ था, उनको बहुत बड़ी बैकिंग थी इनकी। और लेकिन जब वो महमूद प्रेसिडेंट बन गए थे तो वो खुद ही इनके खिलाफ हो गए, मुश्तबा खमेनी के। और कहा जाता है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि स्टेट ट्रेजरी के जो फंड्स हैं उनको इन्होंने मिसयूज़ किया अपने फ़ायदे के लिए, मुश्तबा खमेनी ने। और भी तमाम इनके ऊपर आरोप जो हैं वो लगाए जाते हैं।
2009 में एक बहुत बड़ा रिवोल्ट खड़ा किया गया था ईरान के सुप्रीम लीडर के खिलाफ और ईरान की जो ये पूरी इस्लाम फिलॉसफी है उसके खिलाफ। उसको दबाने में बहुत बड़ा हाथ था मुस्तफा खुमैनी का। IRGC के अंदर ही एक छोटी सी पैरामिलिट्री है, इसका नाम है बासिज मिलिशिया कहते हैं उसको, दैट इज मीन रिवॉल्यूशनरी फोर्स। तो वो बासिज मिलिशिया को हेड करते हैं मुस्तफा खुमैनी और पूरी तरीके से बासिज मिलिशिया इनके कंट्रोल में रहती है। उसको इस्तेमाल करके ये हर ऐसे रिवॉल्यूशन जो इनके पापा के खिलाफ खड़े होने की कोशिश किए हैं उनको इन्होंने दबाया है हमेशा से। 2009 में दबाया, 2014 में दबाया। तो लगातार ही इज़ अ बिग फेस इन दी ईरान्स पॉलिटिक्स। बट यहाँ पर इनकी जो है ना थोड़ी सी फैन मतलब काफ़ी पॉपुलर तो है ही, बट ये बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर भी हैं बहुत लोगों के बीच में, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि इज़ अ प्रिफर्ड चाइल्ड और इस वजह से इनको सुप्रीम लीडर की पोस्ट मिल जाएगी या सुप्रीम लीडर ये बन जाएंगे ईरान के, लेकिन ही डज नॉट डिजर्व टू बी अ सुप्रीम लीडर। ज़्यादातर अगर आप देखोगे ईरान का इतिहास देखोगे तो बड़े बड़े फेसेस आए हैं और इब्राहिम रईसी अपने आप में एक बहुत बड़ा फेस था। तो इब्राहिम रईसी की डेथ के बाद भी इनकी थोड़ी सी अनपॉपुलैरिटी बढ़ी है, इसीलिए लोग नहीं चाहते हैं कि ये मुस्तफा खुमैनी, या बहुत सारे क्लेरिक्स भी नहीं चाहते कि मुस्तफा खुमैनी जो है वो सुप्रीम लीडर बने। इस वजह से आपको एक थोड़ा सा सक्सेशन का जो पूरा वॉर है ना वो दिखाई देगा यहाँ पर ईरान के अंदर में। तो जब भी अयतुल्ला अली खमेनी थोड़े से बीमार होते हैं, उनका इलाज होता है, कुछ भी ऐसा होता है, तो सक्सेसर कौन होगा उसके ऊपर से डिबेट शुरू हो जाती है। लेकिन पूरे चांसेस हैं, क्योंकि मतलब कई बार अयतुल्ला अली खमेनी का भी यही देखा गया है कि वो चाहते हैं कि उनके बेटे मुश्तबा अली खमेनी वहाँ पर बन जाएं। अब यहाँ पर क्यों मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ, उनका चांसेस बहुत ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि IRGC भी उनको सपोर्ट करेगा। देखो IRGC का बहुत बड़ा से होगा जो भी सक्सेसर होगा, क्योंकि जिसके पास मिलिट्री पावर है, एक्चुअल में ऐसी कंट्रीज़ में, ईरान जैसी कंट्रीज़ में जिसके पास मिलिट्री पावर है वही सक्सेसर बन सकता है। अगर आपकी मिलिट्री ने आपको सपोर्ट नहीं किया तो कभी भी तख्ता पलट हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है। तो यहाँ पर इस IRGC में लंबे समय से वो काम कर रहे हैं। इराक ईरान वॉर में भी उन्होंने काम किया। उसके बाद बासिज फोर्स को, जो कि IRGC के अंडर में ही आती एक पैरामिलिट्री है, उसको पूरा हेड करता है। तो इस वजह से IRGC के टॉप कमांडर से मिलना जुलना सब कुछ है। तो इस वजह से कहा यह जा रहा है कि मतलब IRGC भी लाइकली मुस्तफा खमेनी को ही सपोर्ट करेगी और कोई बहुत बड़ा फेस दिख भी नहीं रहा है इस टाइम पर। और पेशकियान का तो सुप्रीम लीडर बन पाना लगभग नामुमकिन है। तो इस वजह से मुस्तफा खमेनी आराम से बिना कोई रिवोल्ट के, बिना कोई ऑपरेशन के, वो आराम से बन जाएंगे सुप्रीम लीडर। और वो जब सुप्रीम लीडर बनेंगे तो जाहिर सी बात है वो अयतुल्ला अली खमेनी की जो आइडियोलॉजी है उसी को फॉरवर्ड लेकर के जाएंगे। इजराइल जो हमेशा से दुश्मन था वो दुश्मन ही रहेगा, US जो दुश्मन था वो दुश्मन रहेगा, रशियन ब्लॉक में ही वो रहेंगे। तो इन सारी चीज़ों को लोग देखते हुए ये बात कह रहे हैं, क्योंकि 1989 से देखो बहुत लंबा समय हो चुका है जब से अयतुल्ला अली खमेनी जो है वो पूरी कंट्री चला रहे हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अयतुल्ला अली खमेनी के बाद कोई ऐसा ही सुप्रीम लीडर बने जो उनके आइडियोलॉजी को फॉरवर्ड मूव कराए। ऐसा कोई ना बन जाए जो बिल्कुल यू टर्न ले ले। तो पेशकियान के साथ एक बहुत बड़ा मतलब गैम्बल होगा कि वो यू टर्न भी ले सकते हैं, क्योंकि पेशकियान जो है वो काइंड ऑफ थोड़े से मॉडरेट टाइप ऑफ लीडर हैं। हालांकि अब आते हैं दूसरी चीज़ पर, यानी कि इस वॉर का क्या होने वाला है, यानी कि वॉर क्या एंड होने वाला है, या ये वॉर और ज़्यादा एग्जैजरेट होने वाला है, या खिंचने वाला है, बड़ा होने वाला है। बहुत लोगों ने मतलब वीडियोस बना दिए, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, ये हो गया वो हो गया। कुछ नहीं हो रहा थर्ड वर्ल्ड वॉर। साफ साफ अगर आप इनके स्टेटमेंट्स को देखो तो ईरान का स्टेटमेंट क्या है, ईरान के ऑफिशियल्स का साफ साफ ये कहना है कि देखो हम नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से ये मैटर एस्केलेट हो, और हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि इसकी वजह से पूरे वेस्ट एशिया में वायलेंस की स्थिति बने। और आपको मैंने रीज़न बता ही दिया कि अयतुल्ला अली खमेनी जो है वो बिल्कुल भी सही है ही नहीं, वो उनके इलाज विलाज चल रहा है, तो ये लोग इस पोजीशन में नहीं कुछ करें। उसके बाद इकोनॉमिकली भी ये इस पोजीशन में नहीं कुछ करें, रशिया का भी सपोर्ट उतना नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए चुप बैठे हुए इस टाइम पर। और साफ साफ ये बोल रहे हैं कि अगर इजराइल ने अटैक किया फिर से हमारे ऊपर तो दैट विल गो अनआंसर्ड। तो ये तो कहना इनकी जिम्मेदारी भी बनती है। खैर, और अभी की खबर जो आज सुबह मैं देख रहा था कि कंफर्म नहीं है, लेकिन इजराइल ने फिर से कुछ स्ट्राइक्स किए हैं सीरिया में भी, इराक में भी, और ईरान के भी कुछ एरिया हैं जहां पर इजराइल ने फिर से अटैक किया है। US के मना करने के बाद भी ये अटैक किया गया है। तो खैर अभी वो कंफर्म हो जाएगा तो उसको मैं कवर कर लूँगा। तो इस वजह से अब देखो यहाँ पर सीरिया, इराक, इन सब का जो पूरा फ्रंट है ना वो खोल रखा है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि US क्या चाहता है, US क्या करने की कोशिश कर रहा है। अब अगर आप US का बयान देखो इसमें, तो US प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने सीधा सीधा कह दिया है, आई होप दिस इज द एंड। इसका मतलब यह है कि देखो इजराइल ने अपना बदला ले लिया, हमास खत्म कर दिया, हिजबुल्लाह खत्म कर दिया,
ईरान ने उनके ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था 1 अक्टूबर को, उसका भी बदला इन्होंने अभी प्रिसीजन स्ट्राइक करके ले लिया। जब ये सब कुछ हो चुका है तो जो बाइडेन का कहना है कि आई होप दिस इज द एंड, मतलब कि सब एक दूसरे ने अपना अपना बदला कंप्लीट कर लिया है, अब ये खत्म करो। जो बाइडेन क्यों खत्म करने को कह रहे हैं, जाहिर सी बात है यार, उनका जो टर्म है वो खत्म होने वाला है। ही विल नो, मतलब वो प्रेसिडेंट की रेस में है भी नहीं अब, ही इज आउट ऑफ दैट रेस। वो कुछ ऐसा करके जाना चाहते हैं ताकि पूरा यूएस उनको याद रखे, एक कम से कम कुछ समय तक पूरा वेस्ट एशिया उनको याद रखे कि जो बाइडेन ने इस पूरे वॉर को ख़त्म करा दिया। जैसे अफगानिस्तान के इशू को लेकर के आज भी आप डोनाल्ड ट्रंप को याद रखते हो ना, कि डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से यूएस की फोर्सेस को वापस बुलाने का सबसे पहला कदम उठाया था। दोहा डील उनकी वजह से हुई थी और इस वजह से बहुत लोगों की जानें बची। अफगानिस्तान में भी एक तरीके से तालिबान की सरकार आई, कम से कम वहाँ पर मारकाट ख़त्म हो गया। तो इस वजह से लोग डोनाल्ड ट्रंप को याद रखते हैं। जो बाइडेन भी कुछ ऐसा करके जाना चाहते हैं और ये हर चीज़ में, हर फील्ड में आपने देखा होगा, क्रिकेट में है, फुटबॉल में, हर कोई चाहता है कि मैं अपने लास्ट मैच में सेंचुरी मार के जाऊं। तो बस जो बाइडेन का भी वही मन है कि मैं भी अपने लास्ट मैच में, अब रशिया यूक्रेन वॉर अगर वो ख़त्म करवा पाते तो वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है उनकी, लेकिन वो तो हो नहीं पा रहा है उनसे। ऑब्वियसली रशिया बिल्कुल भी रेडी नहीं है उस चीज़ को मानने के लिए। तो अब उनके लिए यही छोटा वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है इजराइल और ईरान का, जो कि डायरेक्टली ईरान से था भी नहीं, उसको इजराइल ईरान बना करके ख़त्म करवा देते हैं। ये जो बाइडेन की कोशिश है और ये कोशिश लगभग सफल हो जाएगी। और आपने अभी रिसेंटली में देखा होगा कि कतर ने और इजिप्ट ने फिर से मिल करके 2 डे सीज़ फायर डील रखी है और हो सकता है कि वो सीज़ फायर डील परस्यू हो जाए, बिकॉज बेंजामिन नेतन्याहू भी इसमें अब पूरी तरीके से अलाइंड रहेंगे। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना है। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से दिवाली के लिए एक बहुत बड़ा ऑफर था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अनअकैडमी आपको बिगेस्ट ऑफर दे रहा है। आप ये व्हील को स्पिन करो, आप 100% गारंटी है कि आप कोई ना कोई इसमें अवार्ड ज़रूर से जीतोगे। और एक बात और याद रखना कि एक आईडी से आप एक ही बार इस व्हील को स्पिन कर सकते हो, तो वो ऑफर अपना खोइएगा मत। और ये जो ऑफर है ये सिर्फ और सिर्फ अक्टूबर 31 तक ही वैलिड है, तो इसको जल्दी से जल्दी जा करके आप अवेल कर लीजिए। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।